नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा इस चीज को लेकर काफी डिबेट हो रहा था कि भारत जो जीडीपी का आंकड़ा निकालता है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया था हमारे जीडीपी कैलकुलेशन को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार क्यों ये चेंज कर रही है, इसका असर क्या होगा हमारे जीडीपी के ऊपर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे, पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमारा जो नेशनल अकाउंट्स का बेस है, अक्सर आप देखते हो कि जीडीपी का जो आंकड़ा आया था Q2 का, उसमें आपने देखा होगा 8.2%। तो ये जो हम 8.2% की बात करते हैं, ये रियल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। तो रियल जीडीपी का आपको एक बेस ईयर देखने को मिलता है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि ये बेस ईयर क्या होता है। तो वो अभी तक चल रहा था 2011-2, अब ये शिफ्ट होकर किया जाएगा 2022-23। और ये कब से इफेक्टिव होगा? ये बेसिकली 26-27 फरवरी, मतलब अगले साल, लगभग आप कह सकते हैं 2-3 महीने के बाद ये इफेक्ट में आएगा। मतलब अगला जो Q3 का आंकड़ा है, वो आपको नए वाले बेस ईयर के हिसाब से देखने को मिलेगा। और ये जो रिवीजन है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ मेजर स्टैटिस्टिकल ओवरहॉल। सरकार इंश्योर कर रही है कि पिछले 10-15 सालों में जो बड़ा चेंज आया है इकोनॉमी के अंदर, वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो नए वाले जीडीपी आंकड़े में, और इसलिए सरकार ये चेंजेस कर रही है। वैसे आप देख सकते हो, इसका एक मेन कारण है कि 2011-2 बेस ईयर अभी तक चल रहा था जीडीपी कैलकुलेशन का। अब यहां पर यह कहना है निर्मला सीतारमण जी का कि यहां कोई मिसलीडिंग डेटा नहीं है। आईएमएफ ने यह नहीं कहा कि भारत गलत आंकड़ा जारी कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम बेस ईयर चेंज कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं, आपको निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि आईएमएफ ने भारत को एक मेजर इकोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रेजिलियंस है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। और 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान है। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए 2022 में भारत की जीडीपी, अगर मैं कहता हूं 1,000 रुपए थी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? बेसिकली हमारे देश के अंदर जितना भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मान लो 2022 में हमने 1,000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, लेकिन आप सपोज करो वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो गए, इसकी वजह से ये आपको 1,000 रुपए दिखा है। लेकिन क्या ये सही आंकड़ा होगा? नहीं। ये जो आंकड़ा होता है, जिस साल के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हमें कंपेयर करना होता है कि 2022 कैसा था, 2030 कैसा रहा, 2024 कैसा रहा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा आंकड़ा जिसमें स्टेबिलिटी हो, मतलब फिक्स्ड प्राइस हो। तो भारत का अभी तक जीडीपी का बेस ईयर था 2011-2, मतलब 2022 वाली रियल जीडीपी निकली किस प्राइस से? 2011-2 के प्राइस से। 2030 की रियल जीडीपी भी 2011-2 के प्राइस से, 2024 की रियल जीडीपी भी 2011-2 के प्राइस से। इसी को हम कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर क्यों बदलना जरूरी होता है? क्योंकि इकोनॉमी इवॉल्व होती है, सेक्टर्स का वेट बदलता है, कंजम्पशन पैटर्न बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर बदलता है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं। 2011-2 में क्या जोमैटो और स्विगी जैसी सर्विसेज थे? क्या इंस्टामार्ट था? क्या फिनटेक बूम था? आज इन्हें इग्नोर करके जीडीपी निकालोगे तो गलत पिक्चर आएगी। पहले बेस ईयर कैसे बदला गया? 1993-94 बदला गया 1999-2000, 1999-2000 बदला गया 2004-5, 2004-5 बदला गया 2011-12, और अब 2011-12 बदला जा रहा है 2022-23। इस बार गैप बढ़ा है लगभग 10 साल, क्योंकि जीएसटी ट्रांजिशन, कोविड डिसरप्शन की वजह से डिले हुआ। 2022-23 को बेस ईयर क्यों चुना गया? क्योंकि भारत की इकोनॉमी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सर्विसेज सेक्टर का बड़ा एक्सपेंशन, डिजिटल इकोनॉमी का एक्सप्लोजन, गिग इकोनॉमी का राइज, ई कॉमर्स, फिनटेक बूम, मॉडर्न कंजम्पशन पैटर्न, ये सब 2011-2 में मौजूद ही नहीं थे। नए बेस ईयर में क्या बदलाव दिखेंगे? सेक्टरल वेट बदल जाएगा, सर्विसेज का वेट बढ़ेगा, डिजिटल ऑनलाइन कॉमर्स का वेट बढ़ेगा, रिन्यूएबल्स, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स प्रोमिनेंस बढ़ेगा, ट्रेडिशनल सेक्टर्स का वेट रिड्यूस हो सकता है, updated price structure, modern inflation, updated consumption basket, updated production cost, informal gig digital economy का बेहतर coverage, data quality सुधरेगी, MCA 21 data update, improved industrial database, better surveys, related indices भी revise होंगे, IIP, WPI, outcome क्या होगा?
जब Q3 का नया GDP आएगा अक्टूबर दिसंबर, जिसे सरकार फरवरी 26-27 को जारी करेगी, तो नया डेटा थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। और ध्यान रखें, पिछले कई वर्षों का GDP भी रिवाइज होगा, जैसे 2015 में हुआ था, जब बेस बदलने के बाद यूपीए सरकार की कई वर्षों का GDP रिवाइज होकर ऊपर चला गया था। वैसे ही इस बार भी 2020, 2021, 2022, 2030, 2024 सभी का आंकड़ा रिवाइज होगा। इसके बड़े असर fiscal deficit ratio change, debt to GDP ratio change, revenue to GDP ratio change, policy decisions better होंगे, global credibility improve होगी IMF की ग्रेड इश्यू के संदर्भ में। लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सरकार को नई डेटा का सोर्स, मेथोडोलॉजी, बेस रिवीजन के कारण बैक सीरीज डेटा सभी क्लियरली पब्लिश करना चाहिए, वरना आलोचना होगी कि जीडीपी को आर्टिफिशियली बढ़ाया घटाया जा रहा है। अब देखना होगा कि 26-27 फरवरी को क्या डेटा आता है। ईयर बदलते हैं तो इससे आंकड़ों में काफी बदलाव आता है। पुराने बेस ईयर के हिसाब से जो डेटा था वो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और नई आर्थिक गतिविधियों को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। इसीलिए नए बेस ईयर से हम आर्थिक विकास के हालिया बदलावों को बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं। जब हम बेस ईयर बदलते हैं तो इसका मतलब है कि हम आर्थिक आंकड़ों को एक नए संदर्भ से मापते हैं। पुराने बेस ईयर में जो डेटा होता है वो उस समय की आर्थिक संरचना, टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता के पैटर्न को सही तरह से नहीं दर्शाता। जब हम नया बेस ईयर चुनते हैं तो हम हाल के आर्थिक बदलावों को, जैसे कि नई इंडस्ट्रीज का उदय, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और बदलते उपभोक्ता व्यवहार को बेहतर तरीके से शामिल कर पाते हैं। इससे जीडीपी के आंकड़े ज्यादा सटीक और समकालीन अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, जो नीति निर्धारकों को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जब हम बेस ईयर बदलते हैं तो इससे सिर्फ आंकड़ों की सटीकता ही नहीं बढ़ती, बल्कि इससे आर्थिक विकास की रफ्तार, विभिन्न सेक्टरों का योगदान और उद्योगों के बदलते पैटर्न को भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब हम 2011-22 से 2022-2030 पर शिफ्ट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि डिजिटल सेवाओं का बढ़ता प्रभाव, ई कॉमर्स का विस्तार और नई टेक्नोलॉजी का असर, इन सबको सही तरीके से आंकड़ों में दर्शाया जाता है। इससे नीति निर्माताओं को भविष्य की योजनाओं के लिए ज्यादा प्रभावी और वास्तविक निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा बेस ईयर बदलने से उन सेक्टरों की भी पहचान होती है जो पहले कम ध्यान में आते थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह हम एक ज्यादा समग्र और सही तस्वीर पा पाते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।